यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति के अगले टॉपिक हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल के विचारों के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार के विचार दिए समाजवाद को लेकर और कैसे इन विचारों ने यूरोप को प्रभावित किया। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर लिखना पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी जर्नल्स, बहुत सारी पुस्तकें और ग्रंथ उन्होंने लिखे। उनके मित्र थे फ्रेडरिक एंजल और उनसे दोस्ती हुई और दोनों ने ऐसे विचार स्थापित किया, ऐसे विचार दिया समाज को कि रूस की क्रांति इन विचारों से उद्भूत मानी जाती है। तो इन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो परिणाम जो समाज में दिखाई देता था वो औद्योगिक समाज था। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल ने औद्योगिक समाज को कैपिटलिस्ट कहा, पूंजीवादी समाज का देन कहा, क्योंकि इसमें जो पूंजीवादी होता है, जो ऑनर होता है, वो पूंजी निवेश करता है और पूंजी निवेश ऑनर करता है और लाभ ऑनर को मिलता है, जबकि सारा जो काम होता है वो वर्कर करते हैं, सारा जो काम होता है वो वर्कर करते हैं, कामगार करते हैं, लेकिन लाभ किसको मिलता है? पूंजीपति को, जो ऑनर होता है, जो पूंजी लगाता है। और ये जो औद्योगिक समाज था वो पूंजीवाद से उपजा हुआ समाज था जिसमें लाभ केवल ऑनर को मिलता था, जबकि उत्पादन का सारा कार्य कामगार या वर्कर करते थे। तो और ये जो ये पूंजीवादी व्यवस्था होती थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था किसी प्रकार से भी इन वर्करों के, इन कामगारों के वेलफेयर के मोटो में काम नहीं करती थी। इनका कहीं से कहीं कोई मतलब ही नहीं होता था कि वो कामगारों को बेहतर काम की दशा और बेहतर वेतन दे पाए। ये उनके मुद्दे में, ये उनके एजेंडे में होता ही नहीं था। उनके एजेंडे में होता क्या था कि कम से कम लागत पर निर्माण कार्य में जो मजदूरी दी जाती वो भी लागत में आती थी, तो कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन लेना और उस उत्पादन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना, इस औद्योगिक समाज जो कि औद्योगिक क्रांति से जन्म ले रहा था, इसका मुख्य मकसद यही होता था। तो कार्ल मार्क्स ने ये विचार दिया कि इस जो शोषण है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये पूंजीवादी, तो पूंजीवादी शोषण से कामगारों को मुक्त कराना, और मुक्त कौन करेगा? खुद कामगार। ये कामगार ही ऐसे काम करें, ऐसी क्रांति ला दें कि वो इस पूंजीवादी शोषण के चक्र से मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। तो कार्ल मार्क्स का मुख्य विचारधारा ये थी कि कामगार ही क्रांति का सूत्रपात करें, क्रांति की शुरुआत रिवोल्ट कर दें और वो इस पूंजीवादी व्यवस्था से मुक्त होने का प्रयास करें, मुक्त हो जाएं। और फिर क्या होगा? और इस जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी या निजी संपदा थी, इस निजी संपदा का समाजीकरण हो जाए, यानी कि कामगार जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो उन उत्पादन इकाइयों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लें और सब उसका सामुदायिकरण कर दें। क्या सिर्फ उससे जो उत्पादन होगा, जो लाभ होगा, वो समुदाय के लोगों तक जाएगा, सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा, न कि किसी एक व्यक्ति या पूंजीपति को मिलेगा। तो कामगारों द्वारा ही क्रांति करके उस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना एक रेडिकल बात थी, क्रांतिकारी बात थी, ये रिवोल्यूशनरी बात थी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि उस व्यवस्था में कामगार खुद आगे आए और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें और करके इस पूंजीवादी शोषण व्यवस्था को समाप्त कर दें। और जो निजी संपदा है, यानी कि समाजवादी ये मानते थे कि निजी संपदा ही सभी सामाजिक भेदभाव और बुराइयों का जड़ है, इस निजी संपदा का समाजीकरण हो जाए। और कार्ल मार्क्स ने इस समाजीकरण को साम्यवादीकरण कहा। इस समाजीकरण को साम्यवादी व्यवस्था की बात की, यानी कि साम्यवादी, सबका समान अधिकार हो और किसके द्वारा हो? शासन के द्वारा। सामाजिक संपदा पर किसका शासन होगा? कामगारों का नियंत्रण होगा। और सरकार किसकी होगी? कामगारों की। यानी कि पूरी व्यवस्था में जो वर्कर थे वो केंद्र बिंदु थे, उनकी सरकार, उनका ही शासन और उनके द्वारा ही सामाजिक संपत्ति पर, जो कि पूंजीवादी संपत्ति हुआ करती थी, उस संपत्ति पर समाज का, यानी कि कामगारों के समाज का नियंत्रण स्थापित करना कार्ल मार्क्स का समाजवाद था।
इसको कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का नाम दिया, कम्युनिज्म का नाम दिया। तो नियंत्रण होगा कामगारों का, और कामगारों का शासन समाजवाद और साम्यवाद के बीच में क्या होगा, मध्यस्थ होगा। यानी कि जो सरकार बनेगी कामगारों की, वो समाजवाद से समाज को साम्यवाद को क्यों ले जाएगी, यानी कि सबको समान अधिकार की बात करेगी। तो यह आपकी कौन होगा, शासन जो होगा कामगारों का, यह इस प्रक्रिया में समाजवाद से साम्यवाद की जो प्रोसेस है इसमें मध्यस्थ भूमिका निभाएगा। यानी कि आपको याद होना चाहिए, जो लुइस ब्लैंक ने कहा कि शासन के द्वारा ही इस सहकारिता को बढ़ावा मिले, शासन के द्वारा ही यह सहकारी कार्यों की निगरानी हो, और शासन ही सहकारी कार्यों से होने वाले आय की मॉनिटरिंग करे, बंटवारा करे। और यह बात कार्ल मार्क्स ने इसको और डेवलप किया कि शासन जो हो वो कामगारों का हो, यानी कि जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में उनका शासन हो, और यह शासन ही इस पर नियंत्रण करे और यह समाज को साम्यवाद की ओर ले जाए। तो यह कार्ल मार्क्स का विचारधारा था कि वर्कर का नियंत्रण, निजी संपदा का निषेध करना, और संपदा पर कामगारों का नियंत्रण हो और कामगारों का शासन हो। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की विचारधारा थी। और यह किस प्रकार समाजवाद को समर्थन मिलना शुरू हुआ, तो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से पुनः 1815 में फ्रांस में और फ्रांस के तमाम देशों में, यूरोप के तमाम देशों में राज सत्ता की स्थापना हो गई। तो फिर क्या किया कि समाजवादियों ने अलग अलग छोटे संगठन बनाना शुरू किए, जो कि इक्वलिटी इन सिटीजनशिप, नागरिकों में समानता के अधिकार की बात करते थे और डेमोक्रेटिक राइट की बात करते थे। इसके लिए काम करना शुरू किया। फिर हालांकि समाजवाद को समर्थन पुनः हर देशों में, हर शहरों में समाजवादी चिंतक निकलने लगे, विचार करना शुरू किया, और अंत में इन सभी समाजवादी चिंतकों ने एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नामक संस्था बनाई। पूरे विश्व के जो समाजवादी समूह थे, संगठन थे छोटे छोटे, उन्होंने एक संस्था बनाई, सेकेंड इंटरनेशनल। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो पूरे विश्व में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लागू थी, और सारे पूंजीपति और पूंजीवादी देश, कैपिटलिस्ट लोग पूरे विश्व में अपना अपना निवेश स्थापित करके शोषण कर रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे। ठीक, तो उसके सीधे अगेंस्ट काउंटर करने के लिए इन्होंने, इन समाजवादियों ने पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनका एक संगठन बनाया, उसको सेकेंड इंटरनेशनल कहा गया। और इसी क्रम में जो विभिन्न शहरों में, यूरोप के विभिन्न देशों के विभिन्न शहरों में जो समाजवादी संगठन थे, सोशलिस्ट जो संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, एसोसिएशन थे, उन्होंने अपने आप को अपने देश के संगठन के रूप में स्थापित करना शुरू किया। जैसे कि जर्मनी में एसडीएफ, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की स्थापना हुई, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इन सभी की मांग क्या थी, ये सभी क्या चाहते थे, इन सभी संगठनों ने अलग अलग ढंग से कामगारों की जो काम के घंटे थे, वर्किंग आवर्स, उसमें कम करने की बात की, कमी लाने की बात की, उनके राइट टू वोट, मत देने के अधिकार की बात की, और उनके जो वेजेस थे, जो वेतन था, उसको सुधार करने की बात की। इन सभी ने अपने अपने ढंग से अपने अपने बैनर तले, जो इनका सेंट्रल आइडिया था इनके डिमांड करने का, वो कहा कि कामगारों की जो वर्किंग आवर्स है उसमें कमी की जाए, सेट किया जाए, उसके जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, उनके जो वर्किंग कंडीशन है उसको सुधार लाया जाए, और इनको वोटिंग राइट मिले। ये सब इन्होंने मांग किया, और इन्होंने संगठन बनाया, और इन्होंने अपने संगठन के जो हार्डशिप, यानी कि कुछ तमाम भूखा सूखा पड़ता था, अकाल, ऐसे मेंबर जो कमज़ोर होते थे, जिनको सहायता की आवश्यकता होती थी, इनके लिए इन्होंने फंडिंग करना शुरू की, इनके लिए दान इकट्ठा करना शुरू किया। तो इस प्रकार इस मोटो के साथ में समाजवाद को यूरोप के तमाम देशों में समर्थन मिलने लगा। और हम जब बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की, रशियन क्रांति की बात करेंगे, तो हम कैसे ये समाजवाद साम्यवाद के रूप में बदल जाता है लेकिन स्टालिन के टाइम में, इसकी हम चर्चा अब हम रिवॉल्यूशन इन द रशियन की बात में वीडियो में करेंगे।